ग्रामीण क्षेत्र में जमीनों की देखभाल करना, भूलेख देखना, नाप जोख करना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण मामला होता जा रहा है। राजस्व और तहसील से जुड़े हुए लोग इस पूरे मामले को लगातार लटकाते हैं, पैसा उगाहते हैं। ऐसे सामान्य तौर पर चर्चा होती जा रही है। लोगों में उनके प्रति बहुत जबरदस्त विश्वास होता जा रहा है। जमीन का निर्विवाद रखना और उसको वाजिब लोगों को काबिज करना एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था, जो अब ना के बराबर होता जा रहा है। गांव में झगड़ा एक बहुत बड़ा मामला हो चुका है। अपराध की जननी के तौर पर भूमि की व्यवस्था बन चुकी है। सैकड़ों साल पहले टोडरमल ने जिस व्यवस्था को ग्रामीण में जमीन की नाप जोख को की व्यवस्था शुरू की थी, वो अब ना के बराबर रह गई है। मैं हूं कुमार सौवीर और आप देख रहे हैं दुरत्ती। हमारे साथ हैं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रह चुके देवेंद्र नाथ दुबे जी, रायबरेली के जिलाधिकारी रह चुके हैं और इलाहाबाद के मंडलायुक्त जैसे बहुत वरिष्ठ पदों में रह चुके हैं। दुबे जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, ये देवरिया का ये पूरा कांड आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, देवरिया का जो कांड है वो एक बड़ी पृष्ठभूमि का एक अंश मात्र है। जो बात आपने प्रारंभ की थी, सारी समस्या की जड़ वहाँ पर है। जो एक बात मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि एक ज़माना था जबकि लगान, भूमि से मिलने वाला लगान ही राज्य की मुख्य आमदनी हुआ करता था, और उसकी वजह से जो राजस्व के कर्मचारी और अधिकारी थे उनकी जिम्मेवारी भी बहुत थी। और उसी के बाद उसी शब्द से कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर और इस तरीके की व्यवस्था बनी। और चूँकि मुख्य स्रोत था आय का शासन की सरकार का, इसलिए उससे काम करने वाले लोगों को और भी काम दिए गए, जैसे कि हेड ऑफ द क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन होता है कलेक्टर, डीएम के रूप में, या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेवारी उसकी होती है, जिसके लिए उसके साथ पुलिस अधीक्षक जिले में होता था। और स्वतंत्रता के बाद तक ये व्यवस्थाएं चली और मेरे विचार से अच्छी चली, परंतु धीरे धीरे करके राजस्व का योगदान कम होता गया सरकार की आमदनी में, और उसी हिसाब से उस हिस्से का महत्व बिगड़ता गया। फिर धीरे धीरे एक सबसे जो खराब बात ये हुई कि राजस्व अधिकारियों का ध्यान खुद अपने काम से हट करके बाकी सारे कामों में ज़्यादा लग गया। जैसे कि विकास के नाम पर, बहुत अच्छी बात है, विकास का जिम्मेवारी सरकार की है और ख़ासतौर से लोक कल्याणकारी राज्य में वो होनी चाहिए। लेकिन एक बात बहुत मूलभूत है जिसकी ओर धीरे धीरे करके ध्यान हटता गया कि इस देश की अर्थव्यवस्था में जमीन या सामाजिक व्यवस्था में भी जमीन का बहुत बड़ी भूमिका है। और उतनी बड़ी भूमिका को निभाने के लिए जो उसके जिम्मेवार उत्तरदायी व्यक्ति हैं, उनकी गंभीरता भी उतनी ही अधिक होनी चाहिए। अगर गंभीरता अधिक नहीं है तो उससे समस्याएं होंगी। अब आपको मैं एक मूल ढांचा बताना चाहता हूं, और वो ये कि जो राजस्व विभाग है इसके दो मुख्य धाराएं हैं। एक तो है जमीन की भूलेखों का रखरखाव और उसकी जिम्मेवारी, दूसरा है लगान या अन्य राजस्व देवों की वसूली और उसका हिसाब किताब। अभी तक जिले में जो कलेक्टर होता है तो वो जब राजस्व का काम करता है तो कलेक्टर होता है, और जब वो क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन या लॉ एंड ऑर्डर का काम करता है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर होता है। तो ये काम एक ही व्यक्ति के द्वारा या एक ही संस्था के द्वारा किए जाते हैं दोनों। और नीचे के स्तर पर जो परगनाधिकारी पहले होता था, अब उप जिलाधिकारी हो गया या परगना मजिस्ट्रेट, उसकी भी यही दो रोल होते हैं, परगना मजिस्ट्रेट और परगनाधिकारी। जब राजस्व का कार्य करता है तो परगनाधिकारी, और जब शांति व्यवस्था की बात करता है तो परगना मजिस्ट्रेट और तहसीलदार। बहुत ही ब्रिटिश टाइम्स में ये बहुत व्यवस्था बहुत स्पष्ट थी कि
उसकी वसूली के लिए, लगान की वसूली के लिए, राजस्व वसूली के लिए जिम्मेवारी तहसीलदार की ज़्यादा थी मुख्य रूप से, और लैंड रिकॉर्ड्स की जिम्मेवारी, मेंटेनेंस की जिम्मेवारी परगना अधिकारी की थी, जो अब उप जिलाधिकारी कहा जाता है। और वो सही बात तो यह है कि जो कानून है, जो कि भू राजस्व अधिनियम है, उसके अंतर्गत जमीन की सबसे ज़्यादा अधिकार जमीन के संबंध में परगना अधिकारी को ही है। उसको लगभग अंतिम अधिकार है। उसके आदेश के विरुद्ध भी अपील और रिवीजन दायर हो सकते हैं, लेकिन फैसला उसके स्तर पर हो जाता है। यानी कि रेवेन्यू कोर्ट का जो वो है यानी परगनाधिकारी, वो करोड़ों की ज़मीन का फैसला कर सकते हैं, जिसके के लिए सिविल कोर्ट अगर आप जाएंगे तो पता नहीं कितनी फीस देनी पड़ेगी, और किस स्तर सीनियर जज करेगा या जूनियर सिविल जज करेगा, ये तय करना पड़ेगा। खैर, तो मेरा कहना ये है कि धीरे धीरे जब और काम बढ़ने लगे, और सही पूछा जाए तो और कामों में ग्लैमर था। एक शब्द होता है ग्लैमर। ग्लैमर मतलब पैसा। अब मैं पैसे की बात तो अभी कर ही नहीं रहा हूँ। नहीं, शुरुआत तो ऐसी हुई। नहीं, मैं आप सुनिए मेरी बात। मैं अभी जो पैसा यानी जो भ्रष्टाचार जिसको आप कहेंगे पैसे के संबंध में, उसको मैं अभी अलग रख रहा हूँ। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ, जो मूल बात है वो ये कि जमीन के अभिलेखों के रख रखाव की जिम्मेवारी परगनाधिकारी से लेकर नीचे तहसीलदार, फिर कानूनगो, फिर लेखपाल तक है। लेखपाल उसका सारे रिकॉर्ड्स का रिकॉर्ड कीपर है, और वही असली काम करता है नीचे। लेकिन और ये उसकी जिम्मेवारी है। एक बात आप समझ लीजिए कि ये परगनाधिकारी की और उसके नीचे के स्टाफ की जिम्मेवारी है कि वो अपने लैंड रिकॉर्ड्स को दुरुस्त रखें। अगर दुरुस्त रखेगा तो कोई ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन दिक्कतों की संख्या या परेशानियों की या संघर्षों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। ये आपने जमीन व्यवस्था को लेकर के बहुत गंभीर काम किए हैं, जैसा मुझे जानकारी मिली। क्या हमें जानकारी मिलेगी, आप बताएंगे कि आपने कौन कौन से प्रयोग किए अपने क्षेत्र में? नहीं, ब्रिटिश टाइम्स में मुझे कभी कभी ये लगता है, इतनी नौकरी करने के बाद और रिटायर होने के बाद भी, कि ब्रिटिश जितना अपने इस देश को समझते थे या इसकी आवश्यकताओं को समझते थे, उतना शायद हम नहीं समझ पाए। तो ब्रिटिश टाइम्स से कुछ रेवेन्यू के सिस्टम थे जो बिल्कुल इसमें कि कोई बदलाव नहीं होता था। उन्होंने कड़ाई के साथ उसका पालन करवाते थे। खसरा, खतौनी, फसल का रजिस्टर, ये सारे के सारे रिकॉर्ड बिल्कुल रखते थे। और उसके लिए क्या था कि उसकी हर तीसरे साल या हर साल या हर 5वें साल उसकी अप टू डेट होता था। और ये रेवेन्यू ऑफिसर की जिम्मेवारी थी कि हर साल सर्दियों में विंटर टूर्स या शीतकालीन भ्रमण करें। परगनाधिकारी के लिए जरूरी था कि 45 दिन का करें, जिसमें कि वो नाइट हार्ट भी गाँव में ही करें। अच्छा, परगनाधिकारी को बहुत अधिकार है जमीन के मामले में। तो जैसे किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके उत्तराधिकारी का नाम चढ़ना चाहिए, और ये जिम्मेवारी मरने वाले के उत्तराधिकारियों की नहीं है, ये जिम्मेवारी परगनाधिकारी की है, माने लेखपाल की है। परगनाधिकारी मीन्स पूरा सिस्टम। ये उसकी जिम्मेवारी है कि वो रिकॉर्ड अप टू डेट रहे। अगर एक्स मर गया है तो एक्स की जगह पे किसका नाम होना चाहिए वो तय करे, और तय करके वो जो है वो उसको दुरुस्त कर ले। उसी तरीके से यदि 2 खेत मिले हुए हैं, है ना, तो उसमें आपस में मेड़ का या पैमाइश का विवाद हो सकता है। तो अगर वो विवाद सामने आता है तो उसको जल्दी से जल्दी सुलझा दे, क्योंकि अगर नहीं सुलझाएगा तो उस पर फिर आगे लाठियाँ चलेंगी। उस जमाने में लाठियाँ चलती थी, अब गोलियाँ चलेंगी जी। तो मैं अब आप मुझसे मेरे बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि मैं इनका बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करता था। जैसे धर्म का अनुष्ठान होता है उस तरीके से मैं इनका पालन करता था। यानी विंटर टूर पूरे मन से करता था, 45 दिन का करता था। गांव में ही कैंप करता था, नाइट हार्ट जिसको बोलते हैं, बाकायदा तंबू कनात सब लगती थी। और सुबह जाकर के गांव में पड़ताल करता था, खेत जाकर के पड़ताल करता था। और तो ये पता चलता था कि कौन सी फसल कहाँ हुई है, किसका खेत कहाँ है। और उस दौरान में देखता था, अच्छा गांव की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, तो उस दौरान में देखता था कि कोई व्यक्ति जो है, 1 व्यक्ति या 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति चुपचाप हाथ जोड़े हुए
पीछे पीछे चल रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो मुझे समझ में आ जाता था कि हमसे कुछ कहना चाहते हैं। तो वो उनसे पूछने पर वो बताते थे कि समस्या क्या है। तो समस्या दो तरीके की होती थी। एक बात तो ये होती थी कि उनके पिता की मृत्यु हो गई है, उनका नाम अभी तक खतौनी में नहीं आया है। दूसरी समस्या होती थी जो ज़्यादा बड़ी थी कि साहब हमारा खेत नपवा दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये मैंने अक्सर देखा कि किसी कमज़ोर व्यक्ति के बगल में यदि किसी ताकतवर व्यक्ति का खेत है तो वो ताकतवर व्यक्ति हर साल एक कूड़ा बढ़ा लेगा हल चलाते समय, और पता चला 5 साल में आधा बीघा जमीन उसके कब्जे में आ गई। अब वो बेचारा कुछ नहीं बोल सकता, अब वो सबके पास दौड़ रहा है, उसकी कोई पैमाइश नहीं करा रहा है, तो क्या करेगा? मरेगा तो भी लड़ाई करेगा, है ना? वैसे भी मरना है, उसको भूखों मरना है। तो अच्छा, गांव में ज़मीन जो है इज्जत से भी जोड़ी जाती है, इज्जत से भी जोड़ी जाती है। तो मैं जब उसको पूछता था तो वो बताता था। तो मैं 2 काम करता था। एक तो ये कि पहले जो विरासत वाले मामले हैं उसमें समस्या ना आए, तो मैं वहीं पर जो है गांव में ही बैठ करके सारे खतौनी को पढ़ता था। पूरी खतौनी पढ़ना तो संभव नहीं होता है, परंतु उसमें 10वें नंबर का पढ़ लिया, 15वें नंबर का पढ़ लिया, 20 नंबर का पढ़ लिया, एडहॉक तरीके से पढ़ता था। और जिसका नाम लिखा होता था उसके पूछता था ये है जीवित में? है तो बताएं। हाँ है। जो नहीं होता था तो मैं पूछता था। उसका एक सिस्टम है, पाका 11 पे दर्ज होता है, कानून को आदेश करता है, अगर विवादित होता है तो उसको तहसीलदार को रिफ़र कर देता है मुकदमे के लिए। तो वो सिस्टम बाईपास, मैं उस सिस्टम में ना पड़े ये लोग और परेशान ना हो, मैं वहीं पर पूछता था। तो वो कहते थे कि साहब इसका जो है वो लड़का है, इस समय यहाँ नहीं है, वो शहर में काम करता है, पर एक ही लड़का है। पूरा गाँव। एक बात मैं आपको बता दूँ, सामान्य रूप से झूठ जो है बोलने वाला व्यक्ति पकड़ में आ जाता है, नंबर 1। दूसरी बात ये कि जब पूरा गांव मौजूद होता है 100-150 लोग मौजूद हैं अगर, तो झूठ नहीं बोला जा सकता, क्योंकि जैसे वो झूठ बोलेगा दूसरे लोग उस पर आपत्ति कर देंगे। तो मुझे सही पता चल जाता था कि ये जो एक्स मर गया है, जिसका नाम अभी तक दर्ज नहीं हुआ उत्तराधिकारी का, उसका उत्तराधिकारी ये है। मैं वहीं पर आदेश कर, उसी खतौनी में ही आदेश कर देता था कि इनकी जगह इनका नाम दर्ज किया जाए। ये गांव इतनी बड़ी बात थी, क्योंकि जिससे उसको लेखपाल के पास और फिर कानूनगो के पास और फिर तहसील में और यहाँ वहाँ जो भागना पड़ता था, वो उससे वो बच जाता था और आपस के विवाद भी खत्म हो जाता था। तो अगली बार फिर से दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर और किसी दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दौलती के लिए कुमार सूर्य को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।